नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा आदवर्यू। और हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट के जरिए। तो फटाफट से अपने सवाल भेजना हम तक शुरू कर दीजिए। तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले वो तरीके जान लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पर लगातार हम कुछ नंबर और वो जरिया फ्लैश कर रहे हैं जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है या मैसेज, जो भी आपको सही लगता है। अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, स्टॉक का नाम बताइए, नजरिया क्या है, लंबी अवधि का या फिर शॉर्ट टर्म नजरिया, ये आपको मेंशन करना होगा जिससे आसानी होगी हमारे एक्सपर्ट को आपको राय देने में। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और बेहद आसान सा तरीका है, यूट्यूब पर लाइव कमेंट बॉक्स में आप ये शो देख रहे हैं, कुछ मत कीजिए, YouTube के लाइव कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल भेजिए। जैसे मैंने कहा, नजरिया जरूर बताइएगा जिस भी स्टॉक पर आपको राय लेनी होगी। बीच बीच में हम YouTube के सवालों को भी शामिल करते हैं। तो इन सब के बीच में जरा बाजार पर निगाह डाल लेते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो बाजार में आज गिरावट का माहौल है। नए शिखर से निफ्टी और सेंसेक्स में हम गिरावट इस वक्त देख पा रहे हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी दिन की ऊंचाई से लगभग 150 अंक फिसल चुका है, 24,700 के करीब इस वक्त निफ्टी। सेंसेक्स में भी गिरावट हावी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी लगभग 200 अंकों की गिरावट इस वक्त नजर आती हुई। अगर हम आज निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो इन्फोसिस, ब्रिटानिया, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, ये वो तमाम स्टॉक हैं जो कि हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीपीसीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, आयशर मोटर्स, ओएनजीसी जैसे स्टॉक हैं जिन पर आज दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। इन सब के बीच में आप देखिए कि अच्छे नतीजों की वजह से इन्फोसिस का शेयर एक बार फिर रफ्तार में आता नजर आ रहा है। कह सकते हैं आईटी के इस वक्त दिन चल रहे हैं और इस वजह से हम तमाम आईटी स्टॉक्स में इस वक्त भरपूर एक्शन देख पा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट के दम पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, रैलीज इंडिया, शॉपर स्टॉप जैसे स्टॉक जो हैं वो रिजल्ट का प्रेशर उन पर साफ तौर पर नजर आया है। इसके अलावा टायर शेयर जो कि पिछले दिनों अच्छी रैली दिखा रहे थे उन पर भी ब्रेक लगा है। यही नहीं, रिफाइनरी स्टॉक में भी आज मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। चलिए फटाफट से अपने साथ एक्सपर्ट को भी हम शामिल आगे करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हेवेल्स इंडिया का मैनेजमेंट जुड़ गया है। अगर हम पहली तिमाही की, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की बात करें तो हेवेल्स के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय में 20% की ग्रोथ नजर आई तो मुनाफे में 43% का इजाफा नजर आया। साथ ही मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी अनिल राय गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बेहतर नतीजे की आपको बधाई, काफी अच्छे नतीजे कहे जाएंगे। अगर हम इस पूरे आपके कारोबार को देखें तो बहुत ही बेहतर सीजन गया गर्मियों का और जो ग्रोथ रही उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला। अब जाहिर सी बात है कि आने वाली जो तिमाही है उसको लेकर आउटलुक समझना चाहेंगे, क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, जहाँ तक ओवरऑल फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस की बात है तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अच्छी रही, जबकि डिस्पाइट थोड़ा इलेक्शंस की वजह से कुछ ऑर्डर्स डिलेड रहे। समर प्रोडक्ट्स में एक अच्छी उठाव देखने को मिला है बिकॉज एयर कंडीशनर्स में भी काफ़ी ग्रोथ है, फैंस में, एयर कूलर्स में। सो ओवरऑल ऐसा लगा कि कंज्यूमर वापस आया है। कुछ तो समर इस बार हार्श भी थी और कुछ कंज्यूमर सेंटिमेंट भी थोड़ा बढ़ा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स विल बी स्टार्ट लुकिंग बेटर एज वेल। बिल्कुल, तो ये राय थी ग्रोथ आउटलुक को लेकर। लेकिन रियल एस्टेट की बात करें, जो एक प्रॉक्सी प्ले होता है हैवेल्स के लिए, तो रियल एस्टेट तो एक अच्छे अप साइकिल में है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि उसके चलते आपके बिजनेस को कितना बेनिफिट हो रहा है? और उसी के साथ साथ स्विच गियर और वायर्स एंड केबल सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट पर भी अपना नजरिया दीजिए। अगर हम देखें तो इवन स्विच गियर्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ रही है, सिर्फ डोमेस्टिक सेगमेंट में अगर देखें अदर देन एक्सपोर्ट्स। और केबल्स वायर्स में भी एक शार्प डिक्लाइन आया था रॉ मटेरियल प्राइसेस में जस्ट ऑन द एंड ऑफ द क्वार्टर, विच लेड टू डी स्टॉकिंग। तो
ओवरऑल मुझे लगता है कि रियल एस्टेट जिस तरह से एक अपटिक पे है, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए स्विच गियर और केबल्स एंड वायर्स में भी आने वाले टाइम में। अनिल जी, एक्सपोर्ट से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। एक्सपोर्ट को अगर हम देखें तो फिलहाल वो आपकी सेल्स का 3% है, लेकिन आपकी जो उम्मीद है, जो आगे आप देख रहे हैं, वो 10% का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमें ये बताइए कि ये जो 10% का लक्ष्य है, ये कब तक हासिल हो सकता है, और कौन कौन सी वो ज्योग्राफीज हैं जो आपके इस ग्रोथ के लक्ष्यों को एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं मदद करेंगी? देखिए, हम लोगों की एक एक्सपोर्ट्स में हम लोग काफ़ी फोकस दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवाने में, स्पेशली एयर कंडीशनर्स, लाइटिंग, केबल्स, डेवलप्ड मार्केट्स में भी जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी हमारा जैसे फोकस सार्क कंट्रीज अमीसा पे है, तो एक एक्सपैंड हो रहा है टू इंक्रीज द फोकस ऑन डेवलप्ड मार्केट्स ऑल्सो। सो आने वाले टाइम में अगले 3-4 साल में ऐसा लग रहा है कि हम लोग 10% ऑफ द रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से भी ला सकेंगे। बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट्स पर कंपनी का फोकस रहेगा और आगे चलते हुए रेवेन्यू शेयर भी बढ़ सकता है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं पिछले क्वार्टर में, तो उस पर आपकी राय लेना चाहूंगी। कमोडिटी प्राइसेस के चलते कंपनी ने कितने प्राइस हाइक्स लिए हैं और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए क्या कंपनी और प्राइस हाइक्स ले सकती है? और Q1 अर्ली Q1 में एक इमीडिएट इंक्रीज आया था रॉ मटेरियल प्राइसेस में, सो कंपनीज को एक्शन लेना पड़ा था ऑन प्राइस हाइक्स, और वो हम ले चुके हैं। और अभी कुछ अबेटमेंट है रॉ मटेरियल्स में, सो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई इमीडिएट कोई एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे, अदरवाइज जितने एक्शंस थे प्राइस हाइक्स के वो ले चुके हैं। एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी होता है, तो कई प्रोडक्ट्स में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं भी रहा, कई प्रोडक्ट्स में 3 से 4% का भी देखा गया है। सो बट एक्शंस हैव ऑलरेडी बीन टेकन। अनिल जी, जरा लॉयड्स पर फोकस करते हैं। लॉयड्स का जो एबिटा मार्जिन रहा है वो इम्प्रूव हुआ है पिछली 2 तिमाहियों को खास तौर पे देखें, उस लिहाज से अब आगे किस तरह का नज़रिया बन रहा है? क्या ये कहना सही होगा कि एक जो खराब दौर था वो अब पीछे छूट चुका है? हाँ, नहीं, लॉयड की जर्नी एक्चुअली काफ़ी देर से एक इम्प्रूवमेंट की तरफ है। हम लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, R&D में, प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट्स का एक पीरियड है, बट क्योंकि अब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम्स आने लगे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें जिस तरह की मार्जिन इम्प्रूवमेंट है वो बरकरार रहनी चाहिए। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। सीजन टू क्वार्टर वेरी हो सकता है बिकॉज सीजनैलिटी की वजह से, अदरवाइज जनरली एक पॉजिटिव ट्रेंड हम देख रहे हैं लॉयड में। बिल्कुल, तो ये तो नज़रिया था लॉयड्स पर, लेकिन कंसोलिडेटेड मार्जिन्स की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने 10 से 12% की रेंज में मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। आगे कुछ क्वार्टर्स के लिए मार्जिन्स पर आउटलुक क्या रहेगा? क्या मार्जिन्स 12% से ज़्यादा की रेंज में एक्सपैंड हो सकते हैं? आई थिंक अगर इस तरह का स्टेबल एनवायरनमेंट रहती है तो वी शुड लुक एट 13 to 14%, जो कि एक हैवेल्स का एक नॉर्मलाइज्ड मार्जिन लेवल है। और जहाँ तक लॉयड का सवाल है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये इस पे ग्रोथ जर्नी की तरफ है, बट लॉयड हैवेल्स अदर देन लॉयड शुड बी बिटवीन 13-14%। चलिए, तो ये है तमाम नज़रिया अलग अलग पहलू पे कारोबार के। लेकिन अनिल जी, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि कंपनी FY25 के जो उसके कैपेक्स गाइडेंस है वो 800 करोड़ से 1100 करोड़ तक का है। कौन से ऐसे सेगमेंट है जिस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? आई बिलीव जितना जैसे लॉयड में हम लोग ये काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, तो एक नया फेज है। केबल्स एंड वायर्स में भी काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, एक नए R&D सेंटर में भी एक्सपेंशन चल रहा है, स्विच केयर्स एंड ECD में भी हम लोग कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है। सो इसलिए एक बंच अप होके एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट इस साल हम लोग कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो ये तो राय थी कैपेक्स प्लान्स को लेकर, लेकिन पीएलआई स्कीम पर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। क्या कंपनी ने ऑलरेडी पीएलआई स्कीम के लिए एप्लीकेशन दे दी है? क्या कंपनी कॉम्प्रिहेंड कर रही है कि पीएलआई स्कीम में एप्लीकेशन करेगी? क्या राय बनती है आपकी इस पर? कुछ कंपोनेंट्स के हम लोगों ने अप्लाई किया है, उसके तहत हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट अदरवाइज जनरली ये क्योंकि फिनिश गुड्स पे नहीं है तो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कंपनीज के ऊपर इतना एप्लीकेबल नहीं है। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। तो मैनेजमेंट, हैवेल्स के मैनेजमेंट का मानना है कि एक्सपोर्ट्स पर कंपनी का फोकस रहेगा, मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो सकते हैं और रेवेन्यू आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है। इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए महेश ओझा, जो हेंसेक्स सिक्योरिटीज़ के एवीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, इसी के साथ साथ ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ध्वनि, सबसे पहले हैवेल्स पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। अभी अभी हमने मैनेजमेंट से बात की, उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो इस स्टॉक पर आपकी क्या राय बनती है? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हैवेल्स डेफिनेटली अगर ब्रॉडर ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं तो एक बुलिश साइड का ही यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट इन द शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पे 1970 से लेके 1980 को लेवल हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए स्टॉक के अंदर आप नीचे की तरफ 1750-1760 के लेवल के पास वापस से री एंट्री के लिए यहाँ पे इसको स्टॉक को रीवैल्यूएट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अवॉइड की सलाह रहेगी। और अगर मोमेंटम ट्रेड लेना है तो फ्रेश ब्रेकआउट इसके अंदर 1950 के ऊपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये राय हैवेल्स पर। इस बीच एक बाजार पर भी राय ले लेते हैं। महेश, आपसे पूछना चाहूंगी, दिन की ऊंचाई से देखें तो थोड़ा सा करेक्शन दिखा है, लेकिन निफ्टी 50 पर आपकी क्या राय बनेगी? डेफिनेटली अगर मार्केट देखें तो बजट से पहले एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो प्रॉफिट बुकिंग चालू है। और निफ्टी के हिसाब से देखा तो निफ्टी पी अभी भी रीजनेबल पी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, तो इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। और निफ्टी में अभी भी अपसाइड के चांसेस अपने को दिखाई देख सकते, हो सकता है कि ये बजट के बाद में थोड़ा सा अपसाइड और एक्सटेंड करे। ये बजट से पहले का छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग रहता है, वो अभी अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये एक बजट इफेक्ट आप कह सकते हैं, और तमाम नतीजों का दौर भी है, तो उसका इंपैक्ट भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त एंजल वन की स्नेहा सेठ जी जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग। ऑप्शंस में अगर आप देखें प्रशांत जी, अगर आप हैवेल्स के काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्शन आया है। रिसेंटली काफी दिनों से अगर आप देखें तो हल्की हल्की सेलिंग आ रही थी, आज नियरली 3% एंड अबाव की डाउन ये काउंटर नीचे है। एक सपोर्ट है अराउंड 1810 के आसपास, तो ये सपोर्ट भी आज ब्रीच हुआ है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह से ओवरऑल सेलिंग आ रही है, जिस तरह कॉल्स में बहुत सारी राइटिंग आ रही है, लग रहा है कि काउंटर और करेक्ट हो सकता है। तो एट दी मनी की जो कॉल है, 1800 की पुट है, 1800 की जो पुट है वो बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस उसमें आपको 21 का लगाना है, टारगेट 52 तक के रहेंगे, बाइंग रेंज विल बी 30-32। एज पर दी स्टॉप लॉस, जो टारगेट जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है दैट विल बी अराउंड 5500, और प्रॉफिट पोटेंशियल एज पर दी टारगेट विल बी 10,000। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी आपका इस ऑप्शन की रणनीति के लिए। तो हैवेल्स की पुट आपको खरीदनी है, 1800 की जो पुट है आपको 30-32 के भाव पे मिलेगी। लक्ष्य 52 रुपए का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 21 रुपए रखना है आपको। अधिकतम मुनाफा 10,000 तक का हो सकता है और नुकसान 5,500 तक का। यहाँ पर आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं, जो बताता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग की दुनिया है वो रिस्क से भरी पड़ी है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें नुकसान झेलते हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह। और व्यूअर्स ने हमारे लिए कुछ सवाल भेजे हैं तो उस पर नजर डाल लेते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लीना ठाकरे जी ने हमारे लिए टाटा स्टील पर सवाल भेजा है। उनके पास करीब 80 शेयर है जो उन्होंने 178 रुपीस प्रति शेयर
के दाम पर खरीदे थे। स्टॉक अभी देखें तो 160 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान है। उन्हें राय जाननी है कि क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या करंट लेवल्स पर अपने लॉसेस बुक कर लेने चाहिए। इस पर राय ले लेते हैं। महेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी टाटा स्टील पर क्या राय बनेगी? फिलहाल टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो स्टॉक्स में एक डाउन टर्म बना हुआ है, तो थोड़ा सा डाउन साइड आपको जरूर दिखेगा, उसके बाद में से वापस रीबाउंड होगा। ये स्टॉक्स अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपसाइड वापस से दिखाई दे देगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो आपको एक छोटा सा डाउन साइड और इसमें दिखाई दे सकता है। हो सकता है स्टॉक 150 टू 150 तक के लेवल भी इसमें धीरे धीरे करके दिखा दे। चलिए, तो ये है राय स्टॉक पर आपके। बहरहाल समय समाप्त हो गया है और आपके सवालों को आज हम शामिल नहीं कर पाए कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और इन सब के बीच में फ़िलहाल अपने दोनों ही एक्सपर्ट से हम विदा लेंगे। महेश जी और ध्वनि, ज़रा बारी बारी से अपने डिस्क्लोज़र दे दें। ध्वनि, सबसे पहले आप। जी, हमने जिन्हीं स्टॉक्स की डिस्कशन करी है यहाँ पे, उनमें क्लाइंट को रिकमेंडेशंस दी गई है, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन अभी नहीं है। महेश जी, आपकी तरफ से? कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट की पोजीशन रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर से शो में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास शो में मेरे और आशीषा के साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।